नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगुना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो गति का प्रथम और गति का सेकंड दोनों रूल हमने पढ़ लिए हैं। इसके दोनों रूल हमने देख लिए और यहाँ पे हमने दोनों फार्मूले भी देखे थे कि वहाँ पे कौन कौन से फार्मूले बनते हैं। और पिछली वीडियो को आपको अगर थोड़ा याद हो तो उसमें हमने एग्जाम्पल के साथ फार्मूले कैसे उसमें पुट करते हैं ये भी सीखा था। ठीक है, ये सब चीज़ें हम एग्जाम्पल के साथ आज ही पुट करेंगे और आज हम सीखेंगे गति का तृतीय नियम क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले दोनों की गति, जो पहले हमने दोनों गति के नियमों को पढ़ रखा है उसमें कई प्रयुक्त बल, यानी हमने क्या किया उसमें बल का हमने उसमें विशेष जिक्र किया था। और F इक्वल टू एम ए, अगर आपको याद हो, ये क्या था, हमारा सेकंड रूल से निकला था। ठीक है, तो प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में, यानी जो मोशन होगा, गति का होगा वस्तु पर, उसकी अवस्था में चेंज कर देता है क्या, फोर्स। ठीक है, F इक्वल टू एम ए यही सिद्ध करता है, जिसमें कि ए क्या है, हमारा त्वरण है, और एम क्या है, मास है। तथा इससे हमें बल को मापने की विधि प्राप्त होती है गति के तीसरे नियम के अनुसार। जब एक वस्तु, ठीक है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको अब खोल के बताता हूँ। जब एक वस्तु, यानी ए, कोई एलिमेंट ए है और कोई बंदा है, ठीक है, ये इस पर धक्का मार रहा है, तो जब ये इस पर बल लगाएगा तो ये वस्तु भी इस पर बल लगाएगी। कब तक, जैसे कि ये 1 किलो है, जब तक ये 1 किलो से ज़्यादा बल नहीं लगा देता है इस वस्तु पर, तब तक ये इस वस्तु का कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये आप इस डायग्राम से पक्का समझ गए होंगे कि जो मैं कहना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे बल, इंसान द्वारा बल जो लगाया जा रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए उस वस्तु से, तब हम उस वस्तु को उठा पाएंगे। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक, यानी उसी क्षण पे, ठीक है, बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत। यानी वो उस पर लगाएगा, वो उस पर लगाएगा, तो उनकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में ही होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारते हैं, क्रम में जो हमारी विपक्षी टीम के खिलाड़ी होते हैं उससे टकरा जाते हैं। ठीक है, जब हम बॉल को किक मारते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा वहाँ पे दूसरा बंदा खड़ा होता है, हम उस पर भी टकरा जाते हैं साथ साथ में। तो ये इसी कारण होता है, क्यों, क्योंकि हम तो उसी गति से बढ़ रहे हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। अब वो बॉल को पकड़ने के लिए दोनों आए, ठीक है, ये दोनों आए बॉल को पकड़ने के लिए, तो इसने बॉल पे लगाया और बॉल तो चले गई। उसके बाद क्या हुआ, ये आगे को आया और ये भी आया आगे को, तो इन दोनों की क्या हो गई, यहाँ पे टक्कर हो गई। तो इस कारण क्या हुआ, दोनों चोटिल हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे इन दोनों का फोर्स ही काम कर रहा है। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है, यानी कोई एकल बल है उसका क्या अस्तित्व नहीं होगा, बल्कि सदैव युगल रूप में ही होते हैं। युगल रूप मतलब दो बल होंगे। ठीक है, इन दोनों विरोधी बलों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग के जरिए यह समझाया गया है, माना दो स्प्रिंग तुलनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको इस वाले डायग्राम में दिखा रखा है कि ये इससे जुड़ रखा है, ये किसी वॉल से लटक रखा है और ये किसी इंसान ने पकड़ रखा है। ठीक है, तो अभी इनको बताएगा कि इसमें क्या हो सकता है अभी। ठीक है, तुला बी, यानी जो बी वाला है स्थिर दीवार से जुड़ा है, वो जो हमने देखा वो दीवार से जुड़ा है, जबकि जो ए है वो मुक्त सिरे से बल लगाया जा रहा है, यानी उसको किसी इंसान ने पकड़ रखा है। तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिणाम के समान होता है। ठीक है, परंतु क्या होता है कि इन दोनों बलों की जो दिशाएं होती हैं वो परस्पर क्या होती जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। तुला ए के द्वारा तुला बी पर लगाया गया जो बल होगा वो क्या है, क्रिया कहते हैं उसको। ठीक है, जबकि जो तुला बी द्वारा जो तुला ए पर बल जो लगाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, इसमें क्रिया हुई और तो इसमें क्या हो गई, प्रतिक्रिया, यानी उसके जवाब में उसने क्या किया, प्रतिक्रिया की वहाँ पे।
गति के तृतीय नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि जब किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यद्यपि यह आवश्यक याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत होते हैं। यहाँ से ये चीज़ हमको पता चलती है। और इसी जो हमारा थर्ड रूल है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया रूल बोलते हैं। ठीक है, माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में क्या करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है, यह पेशीय बल है जो आप सड़कों पर लगाते हैं। क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं? तो सबसे पहले हम जो है कि नीचे पृथ्वी की सतह अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी अपने पैरों को उतना ही क्या करती है, प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके प्रभाव से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने ये तो सीख लिया कि हमारा रूल क्या है। और जब बंदूक चलती है तो भी क्या होता है, बंदूक पीछे को भी झटका मारती है और आगे को भी उतना ही जाती है। और यहाँ पे देखो, गोली पर लगने वाला त्वरित बल बंदूक का प्रतिशेक्षित होता है। ठीक है, और ये वाला चीज़ आपने पक्का रियलाइज़ किया होगा, जब हम नाव से उतरते हैं तब क्या होता है, जो नाव हमको पीछे की ओर धक्का मारती है, यानी नाव पीछे हट जाती है जब हम वहाँ से हटते हैं। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करने लगती है। ठीक है, और तो यहाँ पे इसमें इतना ही है खास इस क्रिया में। अब यहाँ पे देखो कि ये एक दूसरे को जब बॉल देंगे तो क्या होगा, ये इनका जो नीचे का डेस्क है, यानी ये जिसमें बैठे हैं, यानी जिसमें खड़े हैं, ये भी क्या होगा, उसी के साथ आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, समवेग संरक्षण का नियम। समवेग संरक्षण का नियम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देखते हैं इतना टाइम है कि नहीं है इसको पढ़ाने का। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इससे आगे करेंगे अगली वीडियो में। तो समवेग संरक्षण क्या होता है, माना कि हमने दो वस्तुएं ली, जैसे कि दो गेंदें ए तथा बी। ठीक है, जिनका द्रव्यमान क्रमशः MA और MB है। ठीक है, एक ही क्या करते हैं, सरल रेखीय दिशा में आगे वेग क्रमशः इनका क्या है, अभी इनका वेग दे रखा है UA और UB से गति कर रही हैं तथा उन पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, यानी कोई बाहरी बल उन पे नहीं लग रहा है। माना जो हमारा UA है ये बड़ा है किससे, UB से, यानी जो हमारी पहली बॉल है ये बड़ी है किससे, छोटी बॉल से। दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊँ इस वाले डायग्राम में। ठीक है, तो क्या होता है, टक्कर से पहले ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे, अब टक्कर हुई, उसके बाद क्या हुआ, जो A बॉल है इसने B बॉल पे फोर्स लगाया और जो B बॉल है उसने A बॉल पे फोर्स लगाया। तो इस कारण क्या हुआ, MA और MB, ये वाला डायग्राम देखो, तो यानी ये फिर से वापस उसी स्थिति में चलने लग गए। दो गेंदों की टक्कर में समवेग संरक्षण, तो यहाँ पे क्या हुआ, समवेग का संरक्षण हुआ, जिस कारण की क्या हो गई, अंतिम स्थिति मिल गई, यानी VA और VB मिल गया हमको। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। माना कि जो टक्कर है वो T समय में हुई, इस क्रम में जो गेंद A गेंद B पर FAB बल लगाती है तथा गेंद जो B है वो गेंद A पर FBA बल लगाती है। माना कि टक्करों के बाद गेंद A और गेंद B का वेग क्रमशः VA और VB है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो समीकरण 9.1 जो हमने पढ़ी थी, कौन सी, M × V-U/T वाली। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, गेंद A का समवेग टकराने से पहले और क्रमशः बाद में MA UA और MA VA हो जाएगी। समवेग में परिवर्तन की दर यानी FAB क्रिया टकराने से के समय होगी, यानी यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनेगा MA × VA-UA/T बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह गेंद B के साथ भी सेम चीज़ हो जाएगी। तो गति का जो तृतीय नियम है यहाँ पे अब हम ये लगाएंगे, तो इसके अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर जो लगाया गया फोर्स है वो गेंद B के द्वारा गेंद A पर लगाया गया फोर्स B
FBA एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। यानी अगर हम इसको फॉर्मूले के माध्यम से देखें तो FAB इक्वल टू माइनस FBA, विपरीत हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। और इनको अगर हम फॉर्मूले के रूप में तोड़ें तो ये हो जाएगा MAUA प्लस MBUB इक्वल टू क्या हो जाएगा, MABA प्लस MBVB। तो यहाँ पे हमको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। और अगर हम टकराने से पहले गेंद A तथा B का कुल संवेग देखें तो हमको यहाँ पे ये मिल गया, तथा टकराने के बाद देखें तो वो ये मिल जाएगा। ठीक है, दोनों हम स्थितियों में हमको संवेग मिल जाएगा। समीकरण 9.7 जो हमने अभी देखी से हम पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो दोनों गेंदों का कुल जो संवेग है वो क्या बदलता नहीं है, या कुल संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो यहाँ पे इनके संवेग पे कोई असर नहीं पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, इनका संवेग संरक्षित रहता है और इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग, ठीक है, यहाँ पे अब परिभाषा निकलिए, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय रहता है या संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये था हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जो संवेग संरक्षण का नियम होता है वो क्या होता है, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और या मैं कहूँ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आते हैं क्वेश्चन पेपर में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनको हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, जिसमें कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी अगली वीडियो में सीखने को। तो इस वाली वीडियो करते हैं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।